हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। दोस्तों अपना चैप्टर करेंगे आज रासायनिक समन्वय और नियंत्रण प्रमुख हार्मोन। ये अपना चैप्टर चल रहा था और इससे आगे की तरफ पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से अपनी पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, इसके बारे में पढ़ा था और इसमें कौन कौन से हार्मोन प्राप्त करते हैं और इसका प्रमुख कार्य क्या है। और इससे आगे आज पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि इससे पहले अपने ये पढ़ लिया था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है और थायराइड ग्रंथि है। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो हार्मोन का कार्य क्या है, ये अपने पढ़ा था। तो इससे आगे की तरफ आज पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि से तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से, यहाँ से मोस्टली काफ़ी प्रश्न बन रहे थे अपने। इन प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। देखिए, इसमें आज का अपना रहेगा पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि वगैरह होती है, पीयूष ग्रंथि है, इनसे कौन कौन से हार्मोन निकले, ये अपने कर लिया था। आज का जो अपना रहेगा पैराथायराइड ग्रंथि ये करेंगे और इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और इनका प्रमुख कार्य क्या है। चलिए इसमें देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि है। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पस का प्रस्तुत होती है। जैसे नलिका है, 5 नलिका होती है, इसकी तरफ क्या होता है, दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि के जोड़े के रूप में क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। यानी कि टोटल कितने होंगे, 4 होती है। 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पोलियां पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। और पैराथायराइड हार्मोन जो है, पीटीएस हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। पीटीएस का स्त्राव रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। ठीक है, ये जो इनका जो नियमन होता है किसके द्वारा होता है, कैल्शियम आयन के द्वारा होता है। तो पैराथायराइड हार्मोन है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। तो यहां से आप याद रखना कि रक्त में निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है, पैराथायराइड हार्मोन। डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनेगा। पीठस्थ एवं अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण है प्रक्रम में सहायता करता है। पीठस्थ वर्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनर्अवशोषण तथा 25 भोजन में जो भोजन पचा हो उसमें से कैल्शियम को अवशोषण को भी प्रेरित करता है। इसमें याद रखना, यानी कि रुधिर में रक्त में कैल्शियम के स्तर को कैसा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब हमने भोजन किया है, जब भोजन पाचन हो चुका है हमारा, उनमें से कैल्शियम को क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और अवशोषण करने के लिए कौन हार्मोन है कार्य करेगा, पीटीएच हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन कार्य करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैलियम रक्तता हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है अति कैलियम रक्तता हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, पीटीएच हार्मोन है, क्योंकि ये रक्त में क्या करेगा, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, इसके साथ मिलकर, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर। और टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि टीसीटी के आगे देखो, इसमें साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब देखिए थाइमस ग्रंथि। देखो थाइमस ग्रंथि का क्या प्रमुख कार्य है, थाइमस ग्रंथि तो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि महाध्वनि के उदर अक्ष पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा तंत्र है उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य रहता है किसका रहेगा, थाइमस ग्रंथि का रहेगा। देखो इसमें यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। और थाइमोसिन टी लिम्फोसाइड के विभेदीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइड जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है इनका, ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को ठीक है सुदृढ़ बनाने का कार्य करते हैं।
और इसके विभेदीकरण में भूमिका जो निभाने वाला हार्मोन है वो है थाइमोसिन हार्मोन, जो थाइमस ग्रंथि से निकलता है, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्धों प्रतिरक्षा तंत्र जो है, प्रतिक्रिया है जो है कमजोर पड़ जाती है। जो अपने जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं उसमें क्या होता है, तो थाइमस ग्रंथि है ये थोड़ा सा काम करना धीरे कर देती है, कम कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इससे एक हार्मोन निकलता है, प्रतिरक्षा हार्मोन निकलता है, कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन है। और इसका स्त्राव क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे वृद्धि होगी, शरीर की वृद्ध होगा आदमी, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया उसमें कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें याद रखना प्रतिरक्षा हार्मोन के रूप में कौन है, कहाँ से निकलता है, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। ये याद रखना, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। अब देखो ये है अधिवर्ग ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि है, यानी कि वृक जो होता है, क्योंकि दो एक जोड़ी वृक होते हैं, दो वृक हो गए, और प्रत्येक वृक के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, अधिवर्ग ग्रंथि, एंड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, एंड्रिनल ग्लैंड या अधिवर्ग ग्रंथि होती है। ये हो गया अधिवर्ग वलकुट होता है इस प्रकार ये, ठीक है। इसमें अधिवर्ग मध्यांश भाग वगैरह दे रखे हैं। देखो अपने पढ़ेंगे अधिवर्ग ग्रंथि के बारे में, तो क्या कार्य है, तो कौन कौन से हार्मोन यहाँ से स्रावित होंगे। देखो इसमें हमारे शरीर में प्रत्येक वर्ग के अग्रभाग में एक स्थित जोड़ी अधिवर्ग ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां दो प्रकार के उत्तकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित उत्तक जो होते हैं अधिवर्ग मध्यांश, और बाहरी स्थित होते हैं उसको अधिवर्ग वलकुट कहते हैं। अधिवर्ग मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है, जिसमें एंड्रिनलिन या एफिनेफ्रिन और नोर एंड्रिनलिन या नोर एफिनेफ्रिन कहते हैं। तो यहाँ से याद रखना एंड्रिनलिन हार्मोन, इसको क्या बोला जाता है, करो या मरो हार्मोन कहते हैं। कहाँ से स्रावित होता है, एंड्रिनल ग्रंथि से होते हैं या अधिवर्ग से होते हैं, याद रखना। तो है इसको एक नाम है, देखो एंड्रिनलिन कर दिया या एफिनेफ्रिन कह दिया, और नोर एंड्रिनलिन या नोर एफिनेफ्रिन कह दिया। ठीक है, ये हार्मोन याद रखना अधिवर्ग ग्रंथि या एंड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। और इनको क्या कहते हैं, देखो सम्मिलित रूप से जो हार्मोन है इसको सम्मिलित रूप से क्या कर दिया, कैटेकोलमिन्स कह दिया। सम्मिलित रूप से इनको क्या कह दिया, कैटेकोलमिन्स कह दिया। अब देखिए एंड्रिनलिन और नोर एंड्रिनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता से तेजी से स्रावित होते हैं, और इसी कारण से आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है, एंड्रिनलिन हार्मोन और नोर एंड्रिनलिन को कहा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या आते हैं, सक्रियता तेजी से, आंखों की पुतलियों का फैलाव है, रोंगटे खड़े होना है, पसीना आना है। और दोनों हार्मोन क्या करते हैं, हृदय की धड़कन है, हृदय संकुचन होना है, ये क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और कैटेको एल्मिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन को विखंडन को प्रेरित करता है, कौन करता है, कैटेकोलेमिन, कैटेकोलेमिन। जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर याद रखना, ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित कौन करेगा, जिससे कि ये परिणाम स्वरूप क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। कैटेकोलेमिन हार्मोन है, ठीक है, जो कि एंड्रिनलिन हार्मोन और नोर एंड्रिनलिन हार्मोन को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। संयुक्त रूप से हार्मोन नाम दे दिया, कैटेकोलेमिन्स दे दिया। अधिवर्ग वलकुट को तीन परतों में विभाजित किया जाता है। जोना रेटिकुलरिस है, आंतरिक परत कहते हैं, और जोना फेसिकुलेटा मध्य परत कह दिया, और जोना ग्लोमेरुलोसा कह दिया, बाहरी परत कह दिया। और अधिवर्ग वलकुट कई हार्मोन स्रावित करती है, जिनमें सम्मिलित रूप से क्या करती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कोर्टिकोइड कह दिया, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कोर्टिकोइड कह दिया। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं और ग्लूकोकार्टिकोइड बुलाते हैं। हमारे शरीर में कोर्टिसोल
मुख्य ग्लूकोकोर्टिसॉइड है और जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले। देखो यहाँ पर इनकी विशेषता कुछ दे रखी है। हमारे शरीर में कोर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकार्टिसोल है, जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कोर्टिकोस्टेरॉइड और मिनरलोकोर्टिसॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरलोकोर्टिसॉइड है और ग्लूकोकोर्टिसॉइड है ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा एमिनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कोर्टिसोल हृदय संबंधी संवहनी तंत्र के रख रखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होते हैं और ग्लूकोकार्टिकोइड विशेष रूप से कोर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके हार्मोन की थोड़ी विशेषता बता रखी थी। तो यहाँ से आप याद रखना, कोर्टिसोल जो है लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है और एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वर्ग नलिकाओं पर कार्य करता है और सोडियम और जल के पूर्ण अवशोषण तथा पोटेशियम व फॉस्फेट आयनों के उत्सर्जन को प्रेरित करते हैं। कौन करता है? एल्डोस्टेरोन याद रखना। और कोर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं? वर्ग नलिकाओं पर कार्य करेगा और सोडियम और जल के पूर्ण अवशोषण और पोटेशियम और फॉस्फेट आयनों के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। तो कौन सा करता है? एल्डोस्टेरोन करते हैं। अब देखो इसमें, इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत अपघट्यों, शीर द्रव्य के आयतन, प्रासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायता होता है। एंड्रिनल वलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड का भी स्राव होता है जो यौन प्रारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एंड्रिनल वलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है जिसको क्या कहते हैं? एडिशन रोग कहते हैं। ठीक है, एडिशन रोग याद रखना। तो एंड्रिनल वलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव, इसके वजह से होता है एडिशन रोग होता है एंड्रिनल वलकुट द्वारा। ठीक है, तो हार्मोन स्रावित किया जाता है उनको अल्प मात्रा में। जब हार्मोन को स्रावित करेगा तो क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट है उसका उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके कारण अधिक दुर्बलता और थकावट हो जाती है। तो कहेंगे एडिशन रोग कहेंगे, एडिशन रोग कहेंगे। साथ में यहाँ से याद रखना, एंड्रिनल वलकुट या अधिवृक्क वलकुट द्वारा जो हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? कोर्टिकोइड हार्मोन है। ठीक है, उसके अल्प स्राव से कोर्टिकोइड हार्मोन। तो अपने ये देखा था कोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, कोर्टिकोइड हार्मोन इसका जब अल्प स्रावित होगा तो एक रोग हो जाता है, एडिशन रोग हो जाता है। याद रखना, एडिशन रोग होता है। और ये सारा किससे संबंधित है? अधिवृक्क से या एंड्रिनल ग्लैंड से है। चलिए इसमें नेक्स्ट देखिए अग्नाशय। देखो अग्नाशय जो है, अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि है, याद रखना। और लैंगरहैंस अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, अग्नाशय जो है लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होती है। ठीक है, या कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथियां पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि लैंगरहैंस द्वीप से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं जो अग्नाशय ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखो, प्रत्येक लैंगरहैंस में 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? ये होती है अल्फा कोशिका और बीटा कोशिकाएं। अब अल्फा बीटा कोशिकाएं कहाँ से होती है? संबंधित है लैंगरहैंस द्वीप से जो कि अग्नाशय से है। और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो यहाँ से आपको केवल ये याद रखना है कि ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है और इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागोन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ये क्या कार्य क्या कहाँ करता है? मुख्य रूप से ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये यकृत कोशिकाओं पर कार्य करता है, क्योंकि यकृत कोशिका में क्या होता है? यकृत में क्या होता है?
ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में संचित रहता है और यहाँ पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, क्योंकि यकृत कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है और ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को अपघटन का कार्य करेगा। इसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और जिसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजिसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपोग्लाइसेमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या मतलब क्या आता है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या रक्त शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना, उसको क्या कहेंगे, अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। और ग्लूकागोन कोशिका शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को भी कम करता है। अतः ग्लूकागोन क्या होता है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है, याद रखना। इंसुलिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज के समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से ग्लूकोज में रक्त के स्तर बढ़ जाता है तो इसको कमी लाने के लिए एक हार्मोन है, एक प्रोटीन हार्मोन जिसको बोला जाता है इंसुलिन हार्मोन है। ये क्या करेगा, रक्त के अंदर ग्लूकोज के स्तर को कम करने की कोशिश करेगा। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो केवल आप यहां से याद रख सकते हो, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन का अपघटन करके रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। और इंसुलिन जो हार्मोन है ये क्या करेगा, बढ़ी हुई रक्त शर्करा पर नियंत्रण करने का कार्य करेगा या रक्त के अंदर शर्करा को कम करने की कोशिश करेगा। देखो, इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के लिए नियमन की मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्य रूप से हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और रक्त शर्करा का स्तर कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। यानी कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इंसुलिन का कार्य क्या रहेगा, कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और ग्लाइकोजन क्या करेगा, ग्लूकागोन क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की कोशिश करता है। और रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन द्वारा होता है। याद रखना, रक्त के अंदर ग्लूकोज का समस्थापन यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा भी ना हो न कम भी हो, इसका नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन करते हैं। अगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन कार्य करेगा और रक्त के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है कार्य करेगा। देखिए, लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसेमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। पहले आपने देखा था डायबिटीज, ये है मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिड्स देखा था, यानी कि शरीर के अंदर जल की मात्रा की कमी होना। यानी कि शरीर में अगर निर्जलीकरण की समस्या आ जाती है तो एक रोग हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिड्स था और ये है डायबिटीज मेलिटस हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाना और इससे रोग हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थ जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है, यानी कि उसको एक हार्मोन दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखो, वर्षण देखो, वर्षण। वर्षण इसे देखो कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे। तो वर्षण है, नर में उदर गुहा पेडू के बाहर वर्षण कोष में एक जोड़ी वर्षण होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी, यानी कि दो वर्षण होते हैं। और वर्षण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करते हैं। याद रखें, वर्षण शुक्रजनक नलिका और भ्रण या अंतराली ऊतक का बना होता है। लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरनीलीय स्थानों में उपस्थित होती है जो एंड्रोजन या नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्त्राव का प्रेरित करती है। याद रखना, एंड्रोजन हार्मोन या नर हार्मोन जिसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का
स्राव तो करती है, किस कोशिकाओं द्वारा होती है? अंतराली कोशिकाओं द्वारा होती है। अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं बोली जाती है। ये किससे संबंधित है? वर्षण से। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं जो होती है वर्षण से संबंधित है। यहाँ से इनसे क्या होता है? एंड्रोजन या हार्मोन या जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोला जाता है का स्राव होता है। एंड्रोजन नर में सहायक जनन अंगों जैसे एपिडिडाइमिस है, शुक्रवाहिका, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि है, यूरिथ्रा आदि के प्रवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करता है। तो यहाँ से आप याद रखना कि प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित है? नरजनन अंग भाग है। यूरिथ्रा भी किससे है? नरजनन अंग भाग है। ठीक है, शुक्रवाहिका हो गया, ये भी क्या है? नरजनन अंग भाग है। ठीक है, या एपिडिडाइमिस है, सेमिनल है, वेसिकल है, ये सब याद रखना, ये नरजनन अंग के भाग है। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधमकता, निम्न स्वरमान है, आवाज का पतली होना, ठीक है, थोड़ी भारी होना, उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर लैंगिक व्यवहार यानी कि लिबिडो को प्रभावित करते हैं। अगर यह आपसे पूछ लिया जाए यानी कि लिबिडो को निम्न में से कौन सा हार्मोन करता है, तो याद रखना वर्षण पर ये निकलने वाला एंड्रोजन जो हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी उपापचयी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उपचयी प्रभाव डालते हैं। तो इसकी याद रखना, अंतराली कोशिकाएं या लेडी कोशिकाओं से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित होता है। और नरजनन अंग के भाग कौन कौन से, ये भी आप याद रखना। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न। अब देखिए, अंडाशय जो है मादाओं के उदर में यानी कि पेट में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को क्या करते हैं? मासिक चक्र जो होता है उसमें एक अंडे को उत्पादित करते हैं। और इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये मादा जननांग के भाग है। ये दोनों क्या है? एक प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन है, याद रखना। अंडाशय अंडपुटक और भ्रूण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एक स्राव प्रमुख रूप से परिवर्तित होकर अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कॉर्पस ल्यूटियस में बदल जाती है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कार्पस, ठीक है, ल्यूटियस में बदल जाता है। कार्पस ल्यूटियस क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि है, क्रियाओं का प्रेरण है, अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्धन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान है, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन और अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं। और एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक करते हैं। तो एस्ट्रोजन के लिए याद रखना द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रसवता के समय सहायक होते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करे, दुग्ध संग्रह कोशिकाओं का निर्माण और दुग्ध के स्राव को सहायता करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य अगर पूछा जाए तो याद रखना दो ही, प्रसवता में सहायता करते हैं और दुग्ध ग्रंथियों के कार्य कर इसमें क्या करते हैं? दुग्ध के स्राव को क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और एंड्रोजन हार्मोन है ये द्वितीय लैंगिक लक्षणों पर कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गया नरजनन अंग भाग और मादा जनन अंग भाग। अपने जाना कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखियो, हृदय वृक्क और जठर आंतरिकीय पथ के जो हार्मोन दे रखे हैं यहाँ पर देखो, इसमें अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों के द्वारा भी जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। ठीक है, ये याद रखना आप, अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है उनके द्वारा भी हार्मोन का स्रावित होता है। उदाहरण के लिए हृदय की अलिंदी भित्ति का द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है जिसे क्या कहते हैं? एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन।
एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन या ANF हार्मोन कहते हैं। ये रक्त दाब को कम करता है, और जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो ANF के स्त्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिका विस्फारित हो जाती है तथा रक्त दाब कम करता है। तो याद रखना एक हार्मोन के आदमी कि निम्न में से हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा निकलने वाला एक हार्मोन जो कि रक्त दाब को कम करता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन है। और वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका जो होती है इसमें एक हार्मोन निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है। उत्पादन होता है जो रक्ताणु उत्पत्ति यानी कि RBC के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये याद रखना। कहाँ से निकलता है? वृक्क से निकलता है। ठीक है, वृक्क से निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एरिथ्रोपोइटिन निकलता है जो RBC के निर्माण में सहायता होता है, प्रेरित करता है। और जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, जैसे गेस्ट्रिन हार्मोन है, सिक्रीटिन हार्मोन है, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है और जठर अवरोधी पेप्टाइड हार्मोन, ये हार्मोन को स्राव करती है। और गेस्ट्रिन जो है जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करती है। कौन सा हार्मोन करती है? ये याद रखना, गेस्ट्रिन हार्मोन है। ठीक है, गेस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करने का कार्य करता है। तो गेस्ट्रिन हार्मोन याद रखना। कौन सा हार्मोन है? गेस्ट्रिन हार्मोन है, गेस्ट्रिन हार्मोन। सिक्रीटिन जो है बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन जो है अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पीत रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। इन अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पूर्ण जनन के लिए आवश्यक है। इन हार्मोनों के बारे में याद रखना। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, गेस्ट्रिन हार्मोन का कार्य क्या है, सिक्रीटिन हार्मोन का कार्य क्या है और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, इनका कार्य क्या है। यहाँ से केवल कार्य याद रखना, यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। अब देखिए हार्मोन क्रिया की क्रिया विधि, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल क्रिया विधि आदि के बारे में बता रखा है जो अपने हार्मोन को देखा था। हार्मोन का विभाजन दे रखा है यहाँ पर, किस प्रकार का दे रखा है देखो। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूह में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, जैसे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन याद रखना एक प्रोटीन हार्मोन है। ग्लूकागोन हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया, हार्मोन हो गया। और हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये क्या पेप्टाइड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन याद रखना। स्टेरॉइड हार्मोन के जैसे कोर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल है, प्रोजेस्टेरोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। और आयोडोथायरोड हार्मोन है। और अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न हार्मोन कौन से? एफिनेफ्रिन हार्मोन है, एफिनेफ्रिन हार्मोन है। यहाँ से अगर प्रश्न बनता है आपके तो एक प्रश्न बनेगा यहाँ से मिलान वाला, याद रखना। अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो मिलान वाला प्रश्न बनेगा। आपको क्या देगा? पेप्टाइड, स्टेरॉइड, आयोडोथायरोन दे देगा, अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न दे देगा। यहाँ से देखो आपको एक एक इनमें से हार्मोन दे देगा। जैसे इंसुलिन हार्मोन किससे संबंधित है? ग्लूकागोन है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया, ये हार्मोन दे देगा कि किससे संबंधित है। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से है ये आपको याद रखना होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न बनेगा तो इसकी क्रिया विधि, प्रोटीन हार्मोन वगैरह इनकी क्रिया विधि दे रखी किस प्रकार यह कार्य करते हैं, ठीक है। ज़्यादा वही प्रश्न जो अगर प्रश्न बनेगा तो वही जो मैंने बता दिया ऊपर की ओर, आपको मिलान वाला प्रश्न बनेगा, ठीक है। इतने चैप्टर था और आगे वाला चैप्टर जो और बच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो किस प्रकार लग रहे हैं। और इसके अलावा अपने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी चैप्टर अपने सिलेबस के अनुरूप है सभी करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका
पूरा पूरा एनसीईआरटी से आया था और कोई पुस्तक पढ़ने को कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हो, थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो इतने आपका काम चल जाएगा। इतने हमें यहाँ पे यानी कि 25+ नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।